साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, समय दिया आपने। थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो कि पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, वो एक बार फिर से बजट पेश करने वाली हैं। और ये बजट उस वक्त पेश हो रहा है जिस वक्त जो जंग के बादल हैं, युद्ध के बादल हैं, वो मंडराने लगे हैं। जिस प्रकार से चीन के साथ टेंशन बढ़ रही है और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमने आतंक को, मिलिटेंसी को एक बार फिर से उभरते हुए देखा है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे माना जा रहा है कि चीन का एक बड़ा मेजर रोल हो सकता है। हम जीडीपी का 2% से भी 2% से भी कम अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं। क्या हम मानकर चलें कि इस बार एक बूस्ट डिफेंस को मिल सकता है, क्योंकि चुनौतियां बढ़ रही हैं और जो बादल थे वो अब धीरे धीरे जंग के बादल वो काले होने लगे हैं? राजेश जी, सबसे पहले हम हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि हमको इंटरिम बजट में क्या मिला, और हम फ्रॉम इंटरिम बजट को बेस बना के हम और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमको और क्या दे सकता है। आपकी नज़र में इंटरिम बजट में डालूंगा तो हमको 6.21 लाख करोड़ हमको इंटरिम बजट में मिला है, जो तकरीबन 4.7% इंक्रीज है लास्ट ईयर से। और खास तौर पे इसमें जो प्रॉब्लम एरिया है वो ये है कि इस बजट में आपका पेंशन्स का आपका 1.41 लाख करोड़, अगर आप उसको अपना निकाल देते हैं तो आपके पास अराउंड 4.8 लाख करोड़ आपका बच जाता है। और अगर उसमें से अगर आप कैपिटल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं, रेवेन्यू का मतलब है कि हम जो अपनी फोर्सेस को मेंटेन करते हैं उसमें सैलरीज भी आ जाती हैं और इसमें आपकी जो एम्युनिशन रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, तो वो 2.82 लाख करोड़ है। इसका मतलब कि आपके पास कैपिटल एक्विजिशन के लिए खाली 1.72 लाख करोड़ है। तो ये राजेश जी बहुत कम है। आज अगर आप हमारी फोर्सेस को देखें, किस तरीके की हमारी डेफिशिएंसीज हैं, आपको एयरफोर्स में आपको मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है ये आपकी एयरफोर्स, बिकॉज हवाई जहाज वगैरह करोड़ों में आते हैं। ये 42 स्क्वाड्रन्स की ऑथराइजेशन है। आज हमारे पास तकरीबन 32 स्क्वाड्रन्स है, तो 10 स्क्वाड्रन्स की हमारे पास डेफिशिएंसी है। और अगर भारत को एक चैलेंज पेश करना है चाइना को, तो ये हमारी जो एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स को हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास आज की डेट में बजट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर हम अपनी नेवी की बात करें, आर्मी की मैं लास्ट में बात करूंगा, इसको नेवी की बात करें तो नेवी के पास तकरीबन 120 के करीब टोटल शिप्स है। इसमें गन शिप्स भी लगा लीजिए, कॉर्वेट्स भी लगा लीजिए, डिस्ट्रॉयर्स भी लगा लीजिए। हमारी नेवी की रिक्वायरमेंट है 175 शिप्स। तो अगर हमको इस स्टेज तक पहुंचना है तो हमको कई साल लगेंगे। और फौज की अभी बात करें तो फौज में आप जानते हैं कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर एरिया है जहां पे गवर्नमेंट का पिछले 4-5 साल में फोकस रहा है। तो मुझे लगता है कि बीआरओ को और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट इस बजट में भी प्रायोरिटी देगी। तो उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि 5,000 करोड़ लास्ट बजट में मिला था, तो हम इसको उम्मीद रखते हैं कि ये 7,000 या 8,000 करोड़ तक इसकी एलोकेशन हो पाएगी। दूसरा एरिया आपने देखा कि हमने अभी जो हमारी जो कैपिटल एक्विजिशन हुई है इंडियन आर्मी में, अभी हम ये आपका जोरावर लाइट टैंक की तरफ जा रहे हैं। 59 टैंक्स ऑलरेडी हमारे इंडियन आर्मी को डिलीवर हो चुके हैं। हमारी रिक्वायरमेंट 700 टैंक्स की है। तो एक हमारा जो है ये एरिया रहेगा। दूसरा हमारा एरिया रहेगा कि
हमको अपनी जो मिसाइल ताकत है हम उसको और कैसे इंप्रूव करें और हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ बढ़े। तो उसके लिए अगर आपको ब्रह्मोस को अगर आपने कन्वर्ट करना है हाइपरसोनिक के लिए, तो उसको एक आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, एक आपको बजट चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बहुत हो जाती है, वो हो जाती है कि अभी आपके को अपनी फोर्सेस को मेंटेन करना है, क्योंकि तकरीबन 70,000 ट्रूप्स हमारे लद्दाख में डिप्लॉयड है 24/7। तो अगर इस फोर्सेस को आपने वहां पे मेंटेन करना है तो आपको एक स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स आपको खरीदने पड़ेंगे। और मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं, आप चौंकिएगा मत। इंडियन आर्मी में आज की डेट में 64% इक्विपमेंट हमारा विंटेज इक्विपमेंट है, 24% करंट है और 8% स्टेट ऑफ आर्ट है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप 64% विंटेज इक्विपमेंट के साथ अपनी फौज को आप मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर हमने जाना है, आत्मनिर्भर की तरफ जाना है, तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। हमको 8% होना चाहिए विंटेज, 24 करंट और 64% स्टेट ऑफ आर्ट। जैसे अमेरिकन आर्मी अपने आप को स्टेट ऑफ आर्ट अपना इक्विपमेंट रखती है। तो ये ट्रांजिशन के लिए अजय जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो आपने 1.9% का जिक्र किया है, मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इस बार आप हमको 2.2% मिनिमम जीडीपी का बजट होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट एरिया जो हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं वो है रिसर्च एंड डिफेंस। रिसर्च एंड डिफेंस के लिए बहुत कम बजट एलोकेट होता है, और आप जानते हैं कि डीआरडीओ के रिफॉर्म्स भी ऑर्डर कर दिए गए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो रिसर्च एंड डिफेंस का जो बजट है इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जितना जल्दी आपको प्राइवेट सेक्टर रिजल्ट देगा, आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डीआरडीओ आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा इसमें आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। अभी आपने एक हमारे रक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है कि हम जितना भी हमारा बजट है हम उसका 90% डोमेस्टिक इंडस्ट्री में खर्च करेंगे और 10% ही इंपोर्ट्स की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको 90% डोमेस्टिक में अगर आपको जाना है तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज की डेट में इसको रेशो है 25:75। इसका मतलब है कि आप प्राइवेट सेक्टर को 25% दे रहे और पब्लिक सेक्टर को 75% दे रहे। और जो आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है वो आपकी उल्टी हो रही है। आपका प्राइवेट सेक्टर आपको 75% एक्सपोर्ट दे रहा है जो आपके टारगेट्स हैं। और इस 2002 to 21,083 करोड़ आपके डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुए हैं लास्ट ईयर में। तो आप मान के चलिए कि 75% इसमें से प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए मैं ये अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि प्राइवेट सेक्टर को 25% से लेके 50% पे लेके आइए। आप उसको एक इम्पेटस दीजिए। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं एम्युनिशन का। अभी भारतीय फौज को यूक्रेन का देखते हुए और जो लड़ाइयां आजकल देशों में चल रही हैं, आने वाले वक्त में हमको एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करनी है। हमारा जो फौज का जो डॉक्ट्रिन रहा है 2017 का शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर, हमको उसको चेंज करना है। तो अगर हमको ये लड़ाई लड़नी है तो हमारे पास मिनिमम 40 दिन का रिजर्व एम्युनिशन होना चाहिए। आज हमारे पास 20 दिन से भी कम है। तो अगर हम इस एम्युनिशन को बिल्डअप 40 दिन अगर हमको लेके आना है, और जो भी हम एम्युनिशन इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने मैंगो प्रोजेक्टाइल का आपने सुना होगा, रशिया का एक जॉइंट वेंचर इंडिया में आ रहा है, आर्म्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड सैबुक करके ये T-72 और T-90 का एम्युनिशन है। ये
भारत में मैन्युफैक्चर होगा। तो 12 इंडस्ट्रीज हैं आज की डेट में जो आइडेंटिफाई हुई है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो ये जी एम्युनिशन मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में विद फॉरेन कोलैबोरेशन, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तो ओके सर। अगर ये सारी चेंजेस हमको लेके आनी है हमारे में, तो उसके लिए आपको बजट चाहिए और एक डेडिकेटेड बजट आपको ईयरमार्क करना पड़ेगा, जो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। और अगर जी एक आपने रशिया का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लास्ट पॉइंट ये है कि आप रशिया को देखिए कि उनका डिफेंस इकोसिस्टम कैसे बना है, और बिल्कुल सैंक्शंस के सर। बावजूद भी आज रशिया में कोई एम्युनिशन की कमी नहीं रही है। तो सेम टाइम पे हमको भी अपनी इंडस्ट्रीज में सर्ज कैपेसिटी, एक सर्ज, एक इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि लड़ाई के टाइम पे अगर हमको और एम्युनिशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इस ठीक है टाइप का एक इकोसिस्टम हमको लाना पड़ेगा, और इसको मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बजट में हम एक एडिशनल एलोकेशन, जो अभी हमारा इंटरिम है, अगर हमारा जी। इंटरिम 6.21 लाख करोड़ का है, तो हमारा जो फाइनल बजट है वो एटलीस्ट आपको इसको 7 या 7.2 लाख करोड़ का, इसको मैं देखना चाहता हूँ। हो सर, अभी तक यही माना जाता था कि डिफेंस सिर्फ खर्च करता है, कमा कर नहीं देता है, लेकिन अब जिस प्रकार से ब्रह्मोस, प्रलय और अर्मीनिया के सैनिक हमने देखा कि भारत के हेलमेट और विजन लगाकर, नाइट विजन लगाकर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब डिफेंस वो सेक्टर है जो आपको कमा कर भी देगा और बहुत अच्छा कमा कर देगा। हम अमेरिका और रूस को उसको एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो क्या एक माइंडसेट चेंज होगा भारत की सरकारों का डिफेंस को लेकर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अजय जी ये, और ये आई थिंक माइंडसेट ऑलरेडी चेंज हो रहा है। अभी आपने देखा जी कि सरकार ने एक टारगेट दिया है 3 ट्रिलियन डॉलर्स का, जो हमारा प्रोडक्शन टारगेट 2029 तक का। तो आप मान सकते हैं कि जी 2025 में 50,000 करोड़ है हमारा टारगेट अगले साल तक का, जो हमने 21 या 22,000 करोड़ ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। तो अभी हमारी जो ओरिएंटेशन हो रही है, हम अपनी फौज के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। और आपने जी इसको सही बताया कि आर्मेनिया हो गया, फिलीपाइंस हो गया, आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है, यूएई हो गया, ये सारी कंट्रीज में अभी हमारा काफी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो रहा है। और हाल ही में एक अफ्रीकन आर्मी का डेलीगेशन आया था यहाँ पे, और हमने अपना शोकेस किया था उनको कि हम आपको क्या क्या दे सकते हैं। तो जी एक जॉइंट एक्सरसाइज भी हमने उनके साथ की है। तो और आपने एक चीज और देखी है कि जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे हमारे डिफेंस अटैचीज पोस्ट कर लिए गए हैं पहली बार। बिकॉज जी हमने इसलिए किया है बिकॉज वहां की मार्केट को हम आसानी से टैप कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीकन देशों को यूं सस्ते हथियार उसको खरीदने हैं और इफेक्टिव हथियार खरीदने हैं। वो अमेरिका से और बाकी कंट्रीज से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत महंगे मिलते हैं। तो इंडिया एक कॉम्पिटिटिव ओके। मार्केट उनको नजर आती है। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि ये सोच बदल रही है, और जितना हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़ेगा, उतनी हमारी इकोनॉमी को भी इसका फायदा होगा। बस एक आखिरी पॉइंट और समझा दीजिए, क्योंकि फौजियों की पेंशन को लेकर बड़े सवाल उठते हैं कि देखिए जितना पैसा इनको देते हैं उनमें से ज्यादातर पैसा तो इनकी पेंशन में चला जाता है, लेकिन जब हम डीप जाते हैं तो पता चलता है कि वो पेंशन लेने वाले सिर्फ फौजी नहीं होते, सिर्फ डिफेंस के लोग भी होते हैं, रक्षा मंत्रालय के बाबू भी होते हैं। तो क्या ये जो सिविल डिफेंस या उनको एक अलग किया जा सकता है पेंशन के लिए? ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि आज हमारा जो पेंशन का बजट है वो 1.41 लाख करोड़ है, और उसमें ये जो सिविलियंस हैं, जो खाली दिल्ली जैसी जगह में बैठते हैं या बड़ी बड़ी सिटीज में
बैठते हैं। बॉर्डर का तो इन लोगों ने अपना रुख किया ही नहीं होगा कभी, और कोई भी हार्डशिप नहीं देखी होगी। इनका पेंशन का जो बिल है वो 36% है। इसका मतलब कि बिल्कुल सर। ये टोटल 1.41 लाख करोड़ में से खाली 64% पेंशंस हमारे फौजियों को मिलती है, और इसकी 36% पेंशन हमारी सिविलियंस को जाती है। अगर आप दूसरी गवर्नमेंट्स को कंपेयर करें, जैसे कि रेलवेज हो गया या अदर आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको पेंशंस नहीं मिलती है। तो ओके। यहाँ पे इनके लिए ऐसी स्पेशल कैटेगरी इनके लिए क्यों रखी गई है? और मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस चीज का रिव्यू करे, और ये जितने भी सिविलियंस हैं आप इनकी पेंशन बंद कीजिए। बिकॉज ये 58 ईयर्स तक नौकरी करते हैं। हमारे जी फौजियों को आपने क्यों पेंशन दी है? क्योंकि फौजी 36-38 की उम्र में रिटायर हो जाता है एक जवान। बिल्कुल सर। अगर जेसीओ नहीं बनता है तो वो 36-38 की उम्र में अपना घर चला जाता है, हवलदार। तो ये लोग तो 58 तक अपनी नौकरी कर रहे हैं, इनको क्यों दे रहे हैं आप पेंशन? क्या ग्राउंड है आपको देने का इनको पेंशन? तो मैं चाहता हूं कि इसका रिव्यू भी बहुत जरूरी है। जी सर, जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और बारीकी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।